वर्ल्ड कप 2019 स्क्वाड का ऐलान हो गया, लेकिन चीफ सिलेक्टर यकीन और बेयकीनी की हालत में है। कुछ फैसले लोगों की समझ में नहीं आ रहे। क्रिकेट माहिरीन क्या कहते हैं, जायजा लेंगे। मायूस कुन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कप्तान का एक्शन। असद उमर समेत कुछ खिलाड़ी फारिग, कुछ इधर उधर कर दिए। आज से कई गैर मुंतखब मुशीरों का इम्तिहान शुरू। वेलकम। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब क्रिकेट की बात हो रही हो ना, और ख़ासतौर पे वर्ल्ड कप और इंग्लैंड टूर, मतलब सब कुछ सामने आया खड़ा है, तो बाकी सारी चीज़ों को हटा दें। पहले क्रिकेट की बात को हटा दें, क्योंकि जाहिर है ये है क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, क्रिकेट की आलमी जंग। जनाब गुफ्तगू आपने सुन ली चीफ सिलेक्टर साहब की। अच्छा, देखिए गुफ्तगू में कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि अल्लाह करे हो सकता है, चांस दे रहे हैं और सरप्राइज पैकेज, और ये हैं वो अल्फाज जिनके साथ वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान हो गया था। अल्लाह तो करे ही, लेकिन बंदे को भी कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, और चीफ सिलेक्टर के बाज़ फैसले हैरान कर रहे हैं और इंग्लैंड में 30 मई से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप 2019 के लिए कौमी टीम का ऐलान हो गया है। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज जैसे खिलाड़ियों को जगह ना मिली। फिटनेस टेस्ट पास ना करने वाले इमाद वसीम स्क्वाड का हिस्सा बन गए। वर्ल्ड कप के जिनसा स्क्वाड है उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये फ़खर जमान हैं, इमामुल हक हैं, आबिद अली हैं, बाबर आजम हैं, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, कप्तान सरफराज अहमद हैं, शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, जुनैद खान हैं, एम हसनैन, मोहम्मद हसनैन। ये 15 लड़के इंशाल्लाह हमारे वर्ल्ड कप के लिए हैं। चीफ सिलेक्टर का कहना है कि इमाद वसीम फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन और सूरत हाल के बायस उन्हें फेवर दी गई है। उन्होंने कहा कि नौजवान मोहम्मद हसनैन 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, उन्हें सरप्राइज पैकेज के तौर पर टीम में लिया गया है। अल्लाह करे वो इंग्लैंड की फास्ट विकेटों पर भी चल जाएं। इंजमामुल हक ने बताया कि हमें मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो तेजी से रन कर सके। आसिफ को मौका दे रहे हैं, हो सकता है वो भी चल जाए। तो तमाम बातें यही हैं कि हो सकता है ये भी चल जाए, हो सकता है वो भी चल जाए। एक होता है ऑन पेपर आपका काम मुकम्मल होता है और आपको पता होता है कि हाँ इन कंडीशंस में इस खिलाड़ी ने तो परफॉर्म करना ही है, लेकिन यहाँ सारी बातें इफ्स एंड बट्स के गिर्द। और एक ये भी होता है कि हाई टाइम, मतलब अब आपको श्योरिटी के साथ पता होना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी जाने चाहिए, कौन से नहीं, और वो एक्सपेरिमेंटेशन की जो स्टेज है वो निकल गई। लेकिन अपेरेंटली हमें ऐसा ही लग रहा है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज जो है वो अभी ही है। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में उन्होंने हमें ज्वाइन किया, सिकंदर बख्त भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इधर जी सबसे पहले तो भट्टी साहब आप हमारे साथ बैठे हैं, आप ही से बात शुरू करते हैं। भट्टी साहब, आपको चीफ सिलेक्टर की ये टोन जो था वो कैसा लगा? वो लग ऐसा रहा था कि वो किसी चीज़ के बारे में भी इतने श्योर नहीं है। ऑब्वियसली दुआएं तो हम सारों को करनी ही चाहिए, लेकिन शायद आसिफ चल जाए, शायद हसनैन विकेटें ले जाए, ये शायद का क्या चल रहा है? देखें, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि जिन लोगों ने काबीना में मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई तो इमरान खान ने अपनी टीम से उनको निकाल दिया। क्रिकेट में बिल्कुल उलट हो रहा है। जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया पिछले कई सालों से वो इस टीम का हिस्सा है, और अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान टीम भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रही है इमरान खान से थपकी हासिल करने के लिए। लेकिन इस टीम में बिल्कुल अब्दुल्ला ने सही कहा कि इफ एंड बट्स बहुत हैं। मोहम्मद आमिर जो हमारे नंबर 1 बॉलर हैं, उनका पता नहीं है कि वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। 18 में उनकी 3 विकेट थी, 2019 में 4 महीने में वो 2 विकेटें हासिल कर सकें। बैटिंग में बहुत बड़ा हमें कंसर्न है। देखें, शुएब मलिक अगेन उनकी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क है। मोहम्मद हफीज़ ने 10 महीने से क्रिकेट नहीं खेली। हारिस सोहेल, और पाकिस्तान टीम में अगर आप देखें कि पावर हिटर आसिफ अली को कह तो रहे हैं, लेकिन आसिफ अली T20 क्रिकेट में अभी तक परफॉर्म कर सकें, वो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। लेकिन वनडे क्रिकेट में आसिफ अली क्या पाकिस्तान टीम का पार्ट होंगे? तो मेरा ख्याल इस टीम को दुआओं की शदीद ज़रूरत है। बहुत सारे सवालात छोड़कर इंजमामुल हक ने ये टीम अनाउंस की है। देखें, अल्लाह करे कि ये टीम कुछ कर जाए, लेकिन मेरे ख्याल में
जिस तरह बहुत इन्होंने गिव एंड टेक बहुत है। भट्टी साहब जब मैदान में उतरेंगे तो जाहिर पूरी कौम दुआएं करेगी, लेकिन उससे पहले का काम जो होमवर्क है वो करना भी बड़ा ज़रूरी था। सिकंदर आप बताइएगा, टीम तो अनाउंस हो गई, जितने सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जहन में आए, क्या आपके जहन में उतने ही आए या शायद आई होप कि उससे ज़्यादा ही आए होंगे? नहीं, वो तो सवाल मेरे पहले ही आ चुके हैं। भट्टी साहब जानते हैं कि मैंने जिन जिन चीज़ों को हाईलाइट पहले ही हम कर चुके हैं। पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आप दोनों की कि आप दोनों की प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही हो गई, और जो मिनिस्ट्री में ऊपर नीचे हुआ तो आप क्रिकेट पे भी कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये 17 लड़के हैं, इनमें अभी वर्ल्ड कप की ये टीम फाइनल नहीं हुई है, ये 23 मई को होगी। ये याद रखें आप। आज मेरी भी प्रिडिक्शन देख लें कि एक आधी चेंज जरूर होगी इसके अंदर, इसलिए कि 23 मई तक का टाइम दिया गया है। जो मेरे हिसाब से चेंजेस आ सकती हैं वो इमाद वसीम की जगह, अगर वो 100% फिट नहीं हुए इसलिए कि उनको फेवर किया गया है। वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो पाकिस्तान को इतने मैच जिता चुके हैं, इतने मैच के हम उनके बगैर जा ही नहीं सकते। कब हुआ वैसे? ये हमारी याददाश्त कमजोर है। कब हुआ ये? सिकंदर ये याद ही नहीं आता। इमाद वसीम की जब भी बात आती है, उन्हें फेवर्स की बात आती है, डू यू रिमेंबर? नो, आई एम ड्राइंग अ ब्लैंक हियर। सिकंदर बताइएगा। मैं तो मजाक कर रहा था, आप नहीं, आई नो, बट हम भी मजाक के अंदाज में आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा सिकंदर, चले ये बात बताएं, ये मोहम्मद आमिर का कल जब जिक्र हुआ है जी, सिकंदर जी ओके, कैरी ऑन। देखिए, अच्छा, इमाद वसीम की अगर वो अनफिट रहे और उनकी घुटना सही नहीं हुआ, जो कि बहुत अरसे से चला रहा है, जो आपने अभी बात की कि होमवर्क क्यों नहीं किया, उनको पता था, ये बात हमें भी पता है, भट्टी साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, उन्हें पता है कि ये 1-1.5 साल से इनका घुटने का प्रॉब्लम चल रहा है। तो भाई सेलेक्टर्स को क्या होश नहीं था कि वो उनके रिप्लेसमेंट पहले से तैयार करके रखते हैं? वर्ल्ड कप आ रहा था, क्या वो इतना बड़ा प्लेयर है कि कोई शाहिद अफरीदी है, वो अब्दुल रज्जाक है कि जिसने हजारों मैच पाकिस्तान को जिता दिए, हजारों रन कर दिए, कि आप उनके नेमो बदल ढूंढा ही नहीं आपने। Certainly not. जो चेंज आ सकता है वो मोहम्मद आमिर का आएगा जी, टीम में एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। और मोहम्मद आमिर की भी हम यही बात कर रहे हैं कि बड़ी कंडीशनल उनकी भी सिलेक्शन है, इन द सेंस कि अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, भट्टी साहब आपसे पूछें, अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया इंग्लैंड में तो फिर आगे देखा जाएगा। मतलब कुछ लोगों को बड़ा कंडीशनल रखा गया, जो कि जिनकी परफॉर्मेंस वाज ओके एज वेल, और कुछ जिनकी नजर आ रही है was not up to the mark, उनको पहली गो में ही सिलेक्ट हो गए। देखिए हुमा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले 9 मैच खेलने, 3 साइड मैच हैं, 1 T20 इंटरनेशनल है और 5 वनडे इंटरनेशनल है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अगर मोहम्मद आमिर ने परफॉर्मेंस नहीं की, चले आपने आमिर को नहीं लेना, तो क्या अगर शोएब मलिक परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो शोएब मलिक को आप ड्रॉप करेंगे? मोहम्मद रिजवान जिन्होंने अभी 2 सेंचुरियां बनाई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। देखिए बड़ी टीमें, जो दुनिया की टीमें वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इवन श्रीलंका ने अपने फॉर्मर कैप्टन चंदीमल को ड्रॉप किया है। वो टीमें बैलेंस है, उनमें आप देखें हर टीम में 2-2 स्पेशलिस्ट स्पिनर रखे हुए हैं। हमने शादाब खान भी पार्ट टाइम स्पिनर है, इमाद वसीम भी ऑलराउंडर है, तो हमने स्पिनर्स को बिल्कुल इग्नोर किया। सर आमिर का बड़ा अहम किरदार रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको याद है इंग्लैंड में हुई थी। आपको लगता है कि आमिर आ सकेगा टीम में? देखें, ये आमिर की परफॉर्मेंस पर मुनसर है, लेकिन आमिर जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि अगर मेरिट पे ये टीम सिलेक्ट होती है वर्ल्ड कप के लिए तो मोहम्मद आमिर उसका हिस्सा होंगे। आई होप कि मोहम्मद आमिर से जो हमें उम्मीदें हैं वो उम्मीदें वो पूरी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में क्लियर कट पॉलिसी के साथ अगर सिलेक्शन कमेटी जाती, बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस भी ये टीम बहुत है। राइट। आबिद अली 2 वनडे इंटरनेशनल का तजर्बा है, हसनैन 3 वनडे इंटरनेशनल का तजर्बा, और चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं कि हमने जो है वो सरप्राइज पैकेज को इंक्लूड किया है। तो भाई वहाब रियाज की अभी नेशनल T20 भट्टी साहब और सिकंदर बख्श वाकई जिस तरह इंजमाम कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, तो वो एक होता है कि टिकिंग द बॉक्स वाला तो उन्होंने किया है, लेकिन पूछना हम ये चाहते हैं, और सिकंदर आपसे पूछ रही हूँ कि नो इफ्स एंड बट्स, ये टीम हमें वर्ल्ड कप जिता सकती है?
ये देखिए, कल इंजमाम ने एक बात कही है तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि मैं पहला वर्ल्ड कप जीता था तो मैं वर्ल्ड कप पहला खेला था तो मैं जीत गया, 5 खेल चुका हूँ, मैंने पहली वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट की है तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि ये मुझे ये वर्ल्ड कप जिता दे। तो भाई इंजमाम साहब ये याद रखिएगा, कल असद उमर ने जो एक रीत डाली है आपको भी वो करनी पड़ेगी। अगर खुदा ना करे ये टीम, मैं तो पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम है, हमारी अपनी टीम है, ये जीते, अच्छी तरह जीत कर आए ताकि वो 1992 का वर्ल्ड कप का बुखार उतर जाए। उस बुखार ने जो है हमें तंग करके रखा है। कल हम 36 साल छक्का दिखा रहे थे यार, खुदा का खौफ करें कि हमारे पास क्या एक ही छक्का था हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मारा था जो 36 साल पहले मारा, आज हम उसके ढोल बजा रहे हैं। इंजमाम ये बताना भूल गए। सुन तो लो मेरी बात, मकसद कहने का ये है कि इंजमाम साहब को ये जी बोले मैं ये कहना चाहता हूँ इंजमाम को, उनकी टीम को, कि देखें कि अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, इस टीम ने, आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो आपने भी असद उमर की तरह उनकी जो उन्होंने जो एक रीत डाली उसको फॉलो करना है। और इसके साथ पाकिस्तान टीम के अंदर भी 2-3 लड़के हैं जिनको एक्सपीरियंस मलिक हुए, हफीज हुए। हफीज ने तो कह दिया कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, मगर शुएब मलिक को अब खुदा हाफिज कह देना चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनसे जबरदस्ती साइन करवाएंगे, भाई जान छोड़ें। अगर वो नहीं करते, ये 3 लड़के हैं, सरफराज, हफीज और मलिक, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदे हैं। अगर इन्होंने रन्स नहीं किए तो पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं कर सकती। तो ये ख्याल करें, इन तीनों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। इन तीनों के ऊपर जाहिर है सबसे ज्यादा प्रेशर है, सबसे सीनियर यही है। भट्टी साहब, वन लाइनर, ये टीम हमें वर्ल्ड कप जितवा सकती है? अब्दुल्ला, इस वक्त हम वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर हैं और इस टीम को मेरे ख्याल में दुआओं की शदीद ज़रूरत है। अगर ये टीम कहीं फिनिश करती है तो मुझे टॉप 4 में जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन टॉप 4 में उस सूरत में कि पाकिस्तान के जो टॉप 6 बैट्समैन हैं, फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और सरफराज अहमद, अगर ये परफॉर्मेंस देते हैं, अदरवाइज़ फिर असद उमर के तो हमने बात की। असद उमर, मेरा ख्याल सिक्कू भाई, क्या आप सही कह रहे हैं कि असद उमर खुद चले गए, लेकिन इंजमामुल हक और मिकी आर्थर का जो असाइनमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड कप के साथ। तो जो लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे उनको भी घर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, तैयारी कर देनी चाहिए कि इंतहा हो गई है कि जो चीजें हम 2 साल से कह रहे थे इनको नजर नहीं आई। रिजवान को आप देख लें कि हमने कह रहे 4 साल आपने उसको क्रिकेट खिलाई, 4 साल के बाद जब उसको फाइनली चांस दिया 200 के, उसके बावजूद वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम में आ सके, तो इसका मतलब है कि वो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा। That's right. All right. Okay. यही ओपिनियन हम सुनना चाहते थे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि सोशल मीडिया इज अबज़ विद द पीपल्स ओपिनियंस, अवाम के भी अपने ओपिनियंस हैं और थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी, not everybody is totally happy. Thank you भट्टी साहब, Thank you भट्टी साहब, thank you so much। और कल जो थी ना वो काबीना में इतनी बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हो गई कि सिलेक्शन कमेटी और फिर टीम अनाउंसमेंट जो है ना कहीं दब के रह गई, तो हमने सोचा उस पर तो सभी लोगों ने बात कर लिया, आज हम जो अपने शो का आगाज है इसी से करेंगे। क्रिकेट की भी बात होगी, आप लोगों के ओपिनियंस भी हमें पहुंचते जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जस्ट गॉट सम ट्वीट्स, और जिनका कहना है कि आपके जो एनालिस्ट बैठे हुए थे उन्होंने कोई सही बात बताई नहीं कि उनको लगता है ये टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी। मुझे नहीं लग रहा था कि उनको लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को वाकई लग रहा है कि इस टीम के साथ भी इंशाल्लाह शायद हम जीत सकते हैं। हाँ जनाब, आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर लोग बहुत हमारे होपफुल पुर उम्मीद होते हैं, होना भी चाहिए। वैसे हमें इकोनॉमी को लेकर भी होपफुल होना चाहिए क्योंकि अब वहाँ भी तब्दीलियां और खास से बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ रही हैं। एब्सोल्युटली। तो कल क्या हुआ इन अ नटशेल थोड़ा सा आपको समझा दें कि वजीर आजम ने वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ कर दी है और कुछ अहम नाम फारग हो गए हैं और कुछ नए नाम सामने आ गए हैं। इत्तलात, सेहत, पेट्रोलियम और खजाने जैसे अहम महकमे अब गैर मुंतखब मशीरों के हाथों में हैं और कप्तान के ओपनिंग बैट्समैन असद उमर का क्लीन बोल्ड होना अलबत्ता सब पर भारी रहा और मुस्ताफी होने वाले वजीर खजाना का दावा है कि मौजूदा हुकूमत ने पिछली दोनों हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में मईशत चलाई है। हम मुवाजना आपके सामने पहले रख चुके हैं 8 माह का, अब तो मेरा 8 माह खत्म हो गया ना। पहले 8 माह जो थे पीपल्स पार्टी के दौर के, वो भी रिकॉर्ड निकाल के रख लें, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद थे। पहले 8 माह का दौर मुस्लिम लीग नून के भी निकाल के रख लें और पहले 8 माह का दौर तहरीक इंसाफ का निकाल के रख लें। इसके बावजूद कि जो बहरान हमें मिला था ये वो पिछले बहरान उसका अशर अशीर नहीं थे, उसके बावजूद बेहतर परफॉर्मेंस की है इमरान खान की हुकूमत ने।
चलें, अब कह ही रहे हैं कि पहले 8 माह का दौर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का भी निकाल कर रख लें और पहले 8 माह पीटीआई की हुकूमत के भी निकाल कर रख लें, तो हम यही कर लेते हैं। ऑल राइट जी, असद उमर वजारत खजाना को खैर बात कह चुके हैं, लेकिन अब उनके 8 माह के मुख्तसर दौर में मईशत के हालात पर बात हो ही रही है और उन्होंने खुद ही हमें कहा है कि हम ये करें तो हम तो करेंगे। लेकिन ये ज़रूर बता दें हुमा कि नून लीग ने भी अपने इब्तदाई 6 माह में शदीद मौशी मसाइल का सामना किया था और ये मसाइल बताने के लिए, समझाने के लिए हम जरा अपनी जगह छोड़ेंगे और यहाँ पर आएंगे ताकि कुछ विजुअली आप लोगों को समझाया जा सके। कुछ आदाद व शुमार आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाएं, उनकी की हुकूमत थी। नून लीग जब हुकूमत में आई और इसहाक डार ने वजारत खजाना का कलमदान संभाला तो कर्जों की अदायगी और दीगर वजूहात के बायस स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब 28 करोड़ डॉलर से कम होकर 3 अरब 24 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए थे और शरह सूद 9% से डबल डिजिट यानी 10% पर तकरीबन पहुंच गई थी, जबकि डॉलर ने भी रुपए पर खूब धाक जमाई हुई थी और $1 6% से जायद इजाफे के बाद 105 रुपए 34 पैसे पर ट्रेड हो रहा था, जबकि 2 दिसंबर 2013 को $1 108 रुपए 50 पैसे तक में फरोख्त हुआ था। इस दौरान मरकजी हुकूमत पर 977 अरब रुपए कर्जा भी पड़ा और ये 14,000 अरब रुपए से 2 दिसंबर 2013 तक 14,984 अरब रुपए तक हो गया। बैरूनी कर्जों की अगर बात करें तो बैरूनी कर्जे मामूली कमी के साथ 60 अरब 89 करोड़ डॉलर से 60 अरब 81 करोड़ डॉलर पर हो गए। अलबत्ता मुल्क का कुल कर्जा 16,227 अरब रुपए से दिसंबर 2013 तक 6% इजाफे के साथ 17,250 अरब रुपए पर चला गया और आलमी मार्केट में दिसंबर 2013 के इख्तिताम तक खाम तेल की कीमत में फी बैरल $6 से जायद का इजाफा हुआ और ये $108 फी बैरल पर पहुंच गई, जिसके बायस पाकिस्तान में जनवरी 2014 में पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए का एक साथ इजाफा हुआ था और 113 रुपए फी लीटर में उस वक्त भी पेट्रोल फरोख्त हुआ था और लोगों ने उस वक्त भी बहुत आवाज उठाई थी। CNG की कीमतों में अलबत्ता कोई वाज़ेह इजाफा नहीं हुआ था और सिंध रीजन में CNG 67.75 फी किलो में दस्तयाब थी। घरेलू सार्फिन के लिए 3.37 MMBTU गैस की कीमत 69 पैसे इजाफे के बाद 124 रुपए 18 पैसे हो गई थी, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह 5.9% से बढ़कर 7.9% पर आ गई थी। नून लीग के इब्तदाई 6 माह में स्टॉक एक्सचेंज में खासा बेहतर ट्रेंड हमने देखा, तेजी का रुझान था और जून 2013 में 21,000 पॉइंट्स पर मौजूद KSE 100 इंडेक्स जनवरी 2014 में 5,779 पॉइंट्स इजाफे के साथ 26,784 पॉइंट्स पर पहुंच गया और ये रुझान बाद में भी हमने देखा कि ट्रेंड चलता रहा। 25 मई 2017 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 53,000 की बुलंद तरीन सतह पर भी गया और अब मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं। अब हम जरा कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं, क्योंकि असद उमर साहब ने हमें कहा है कि हम करें तो हम तो करेंगे। अब इमरान खान साहब को भी हमने बुला लिया है। इमरान खान साहब को लाएं तो बहुत खुश हैं, वैसे तो तस्वीर में तो खासी खुशी लग रहे हैं। उन्होंने जब हलफ उठाया था और मईशत का कलमदान वज़ीर खजाना असद उमर साहब को दिया तो सूरत हाल कुछ यूं थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हलफ बर्दारी के वक्त 10 अरब 23 करोड़ डॉलर थे, जो मार्च 2019 में कम होकर, यानी कि पिछले महीने कम होकर हलफ बर्दारी के बाद कंपेयर कर रहे हैं हम 8 अरब 56 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। शरह सूद सिंगल डिजिट यानी 8% से बढ़कर 10.75% पर आ गई है, जबकि रुपए के मुकाबले में डॉलर मजबूत हुआ है, बल्कि मजबूत क्या बहुत मजबूत हुआ है। 12% का इजाफा हुआ है और इसके साथ ही $1 139 पर आ गया है। नवंबर 2018 में डॉलर 144 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर भी गया। डॉलर की कदर में इजाफे और कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्जों ने फरवरी 2019 में मरकजी हुकूमत पर कर्जों के बोझ में 11% से जायद का इजाफा किया है और 27,574 अरब रुपए पर हमारा ये मजमूई बैरूनी कर्जा पहुंच गया, जबकि दिसंबर 2018 में बैरूनी कर्जे 3.7 अरब डॉलर इजाफे के साथ 99 अरब डॉलर से तजावुज कर गए, जो बाद में 100 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर गए। मुल्क का कुल कर्जा भी 29,892 अरब रुपए से दिसंबर 2018 तक 3,346 अरब रुपए इजाफे के साथ 33,238 अरब रुपए पर हो गया। हालांकि आलमी सतह पर अगस्त 2018 के मुकाबले में खाम तेल की कीमत 70.7 डॉलर से कम होकर 67.23 डॉलर फी बैरल हो गई, मगर मुल्क में पेट्रोल की कीमत 3 रुपए से जायद के इजाफे के बाद 99 रुपए
36 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है और आम आदमी को सफर करना पड़ा और अब तक कर रहा है। गैस की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है और सिंध रीजन में CNG 81 रुपए 69 पैसे फी किलो से 22 रुपए से जायद इजाफे के बाद 104 रुपए फी किलो हो गई है। और क्या हुआ, जबकि क्या 3.37 MMBTU गैस की कीमत में 16 रुपए से जायद इजाफे के बाद 145 रुपए 8 पैसे पर यह पहुंच गई है। हालिया जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आदाद शुमार में मुल्क में महंगाई की शरह भी 5.8% से बढ़ाकर 9.4% तक बढ़ने का बताया है। That's a huge jump। और इसके अलावा गुज़श्ता चंद सालों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला KSE 100 इंडेक्स 18 मार्च को 3000 पॉइंट से जायद की कमी के बाद 38,000 पॉइंट्स पर आ गया, जबकि 18 मार्च को 100 इंडेक्स 36,579 पॉइंट्स के साथ 3 साल पहले की कम तरीन सतह पर भी पहुंच गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो हाल है उससे भी बहुत लोगों ने सफर किया है। इन्वेस्टर्स को करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान भी हुआ है एक दिन बड़ी में। कंक्लूसिव किस्म की आपकी रिसर्च है और लिटरली इसको अगर देखा जाए रिसर्च एक्चुअली बिल्कुल जी, अब देखा जाए तो हर चीज़ में ही लग रहा है कि इट हैजंट फेयर्ड वेरी वेल। लेकिन खैर एनीवे जो होना था वो तो हो गया। सवाल ये है कि क्या नए मुशीर ख़जाना वाकई हालात संभाल लेंगे कि नहीं। ऑब्वियसली दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। हर कोई इसी बारे पे बात कर रहा है, हर कोई इसी पे लिख भी रहा है। IMF से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं और अब का इनका मुस्तकबिल क्या होगा। 8 माह से महंगाई जो है रुकावट जो है वो रॉकेट की रफ्तार पे बढ़ती चली जा रही है और जिस तरह आपने सुनाई है वो वाकई लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा है और इस पर काबू पाया जाएगा कि नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और 2 माह के अंदर नया बजट भी बनाना है, तो अवाम पर मजीद बोझ डाले बगैर बजट तैयार हो सकेगा कि नहीं, ये एक सवाल है जो कि ऑब्वियसली पीपल आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट दैट बिकॉज ये तो डायरेक्टली उनको इफेक्ट करता है। और भी आपको बताएं कि एक सवाल ये भी है कि जिस काबीना से पार्टी के अहम रहनुमा असद उमर को मुखालफत का सामना रहा, महज टेक्नोक्रेट अब्दुल हफीज शेख इसे संभाल लेंगे कि नहीं। अब इसी पे जरा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। हालात तो आपने बहुत से उठा दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात अकबर जैदी साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। अकबर जैदी साहब अभी हमने कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ किया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के इब्तदाई 6 माह और फिर PTI की हुकूमत के इब्तदाई 6 माह, तो मुश्किलात इन्हें भी हैं और मुश्किलात उन्हें भी थी, लेकिन ज़ाहिर है अगर तसलसल रहे तो हमने पिछले केस में देखा इसहाक डार साहब को हटाया नहीं गया, वो अपनी पॉलिसी पर कायम और दायम रहे और फिर उसके कुछ फ्रूट्स भी इकॉनमी ने देखे। बेहतर ना होता कि ये तसलसल के साथ असद उमर साहब काम करते रहते और फिर कुछ बेहतर नताइज मिलते अल्टीमेटली? देखिए, एक तो ये वाज़ेह है कि इसहाक डार और नवाज शरीफ जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कई दिहाइयों मईशत से ताल्लुक़ रहा है। इमरान खान अभी इलेक्ट होकर आए हैं चंद महीने पहले। असद उमर का कोई तजुर्बा नहीं है सियासत में, इसके अलावा कि वो अपोजिशन में जब थे बहुत सारी तकरीरें करते थे। तो अब जब उनको सामना हुआ है इक़्तिसादी सूरत हाल का, इनको पता चला है कि क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आ गई हैं। तो मेरे ख्याल है ये टीम जो थी इसहाक डार और नवाज शरीफ की, चाहे आप जो उनको कुछ कहें, उन्होंने काफ़ी, जब ये आए थे, ये 2013 में आए थे, सबसे पहला इन्होंने फैसला ये किया था कि उन्होंने कहा हम कुछ कर नहीं सकते, हम IMF के साथ एक मुआहदा कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उन्होंने कर दिया। दूसरा जो उन्होंने साथ साथ किया था, उन्होंने कहा था कि सर्कुलर डेट जो है, ये गश्ती जो कर्जे हैं ये पावर प्रोड्यूसर्स के, उनको फ़ौरन उन्होंने जाके एड्रेस किया था और उन्होंने उसका हल ढूंढा था। ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया है और ये आगे इधर उधर कशकोल ले। अच्छा जी, जैदी साहब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ज़रा टाइमिंग की भी हम बात कर लेते हैं कि माशी मसाइल अपनी जगह, लेकिन क्या IMF से मुज़ाकरात के बीच में लिटरली वी वर इन द मिडल ऑफ टॉक्स और बजट से 1 महीना पहले ये करना मुनासिब है? लेकिन ये तो बहुत सारे लोग कह भी रहे थे और चाह भी रहे थे और इसकी ज़रूरत भी थी कि इकनॉमिक टीम जो मईशत की जो टीम है उसमें तब्दीली लाई जाए, चाहे वो असद उमर हों या कोई और हों। ये वाज़ेह हो गया था कि वो सही तरह काम नहीं कर रहे थे। ये अब आपका सवाल भी बहुत अहम है कि चंद हफ्ते रह गए हैं कि बजट आने वाला है, रमज़ान आने वाला है जब महंगाई बढ़ जाती है और IMF की टीम शायद अगले हफ्ते ही आ रही है। तो अब ये कौन जाके उनके साथ निगोशिएशंस करेगा? अब ऐलान भी हुआ है, किसी और का मुतबादिल नाम दिया गया था, उन्होंने तो फ़ौरन मना कर दिया, क्योंकि शायद इसी वजह से क्या हो
कि वो समझते हैं कि ये जो पहाड़ है जो चढ़ना पड़ेगा नए शख्स के लिए वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल ये एक जमहूरी हुकूमत है, इसको अपने फैसले करने पड़ेंगे और अपने ही किसी जो रिप्रेजेंटेटिव रहनुमा को इनको बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ असद उमर की तब्दीली हुई है, मेरा ख्याल है इकनॉमिक टीम जो है वो अपनी जगह बरकरार है और जो नए वजीर बनेंगे उनकी शायद वो मदद कर सकें और उनको सही तरह एक रास्ता दे सकें। जल्दी से आपको बता दें हमारे यहाँ जब भी बात होती है ना तो ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है कि ख़वातीन को ये करना चाहिए, ख़वातीन को वो करना चाहिए। लेकिन अब हम आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दिखाएंगे कि मर्द हजरात, पर्टिकुलरली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैरिड कपल, तो वहाँ पे मर्दों की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। इतनी सीरियस तबीयत बांधने की क्या जरूरत है? Because this is serious. Yes, of course it is simple, but it's for once a very good thing. मतलब बहुत ज़बरदस्त बात है। तो लिहाजा अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आज के बाद आपको अपनी बीवी की नाराज़ी से भी बचना होगा। तो बात सिंपल सी इतनी है। बिल्कुल, मिस्र की मशहूर जामिल अज़हर है, इनके आलिम दीन अल शेख मोहम्मद अबू बकर ने फतवा दिया है कि नाराज़ बीवी का शौहर तो भाई जन्नत में दाखिल होने नहीं वाला है। There you go. ज़बरदस्त। एंड आई एम सो ग्लैड कि फतवा इस चीज़ पे भी हो गया। वैसे तो ये सारों को मतलब आई गेस वो पता ही होना चाहिए था, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि फॉर्मली ये बता दिया गया है उन लोगों के लिए जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं। और उन्होंने कहा था कि मर्द उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उनके रवैये से और उनके अखलाक से उनकी बीवियाँ खुश ना हों। तो आप इतने गमज़दा क्यों हो गए? ये तो अच्छी बात है। जिम्मेदारी और जिम्मेदारी महसूस हो रही है मुझे। अच्छा प्लीज़, ऑलरेडी आप लोग मुझे कोई टोटका दें, बट नॉट शहद एंड काली मिर्च, समथिंग मोर इफेक्टिव, क्योंकि मेरा गला जो है ना वो शुरू में दो नहीं, आपसे नहीं मैंने सुनना, मतलब कि आप तो मुझे बता ही रहे हैं कि क्या करना है। बड़ा शहतूत शरबत आता है वो पीजिए और डिस्प्रिन के गरारे कीजिए। डिस्प्रिन के गरारे, यस, दे वेरी इफेक्टिव। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम शामिल करेंगे इस घंटे की टॉप स्टोरीज। सिंध असेंबली का इजलास बस चले जा रहा है, तू मैं और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। आवाम के पैसे से चलने वाले इजलास में आवाम ही की बात ना होना अफसोसनाक है। दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, बलोचिस्तान खास तौर पर निशाना है। चंद दिनों में दर्जनों जिंदगियां चली गईं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ही दहशतगर्दी से निजात का वाहिद रास्ता है। और दुनिया भर में फैशन इंडस्ट्री में नाम बनाने वाले महमूद भट्टी आज जियो पाकिस्तान के मेहमान होंगे। अच्छा जी, हम मेरा ख्याल है लेट्स कम टू द टॉप स्टोरीज ऑलरेडी आई गेस। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि कौमी और दीगर सूबाई असेंबलियों की तरह सिंध असेंबली का इजलास भी बस चले जा रहा है, कोई कानून साजी नहीं हो सकी। और आपको ये भी बताएं कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 20 फरवरी से नैब की हिरासत में है। वो प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए इजलास में शिरकत करते हैं और अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि स्पीकर को नैब की हिरासत से बाहर रखने के लिए इजलास मुसलसल चला ही जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि 2 रोज़ पहले भी कार्रवाई के दौरान PTI के रुकन असेंबली खुर्रम शेर जमान और स्पीकर आगा सिराज दुरानी के दरमियान झड़प हो गई। जरा देख लें। एक मिनट बाद बदमाशी नहीं है, लीडरशिप का नाम लेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखते हैं फिर कैसे चलता है सेशन। यहाँ से एक बाहर गेट है, जिस दिन मेरी बेल होगी ना, अगर किसी को शिकायत है तो मैं चैलेंज करता हूँ सबको मेरे से आगे बाहर बात करें। आपसी रंजिशें ऐसा लग रहा है निपटाई जा रही हैं। ये बहस इतनी बड़ी कि अरकान ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए। इससे एक रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध भी MQM के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोले थे। असेंबली का इजलास मुसलसल चल रहा है, आवाम का पैसा खर्च हो रहा है, सस्ते नहीं होते हैं इजलास, इनकी बड़ी हैवी कॉस्ट होती है, मगर आवाम के लिए कोई बात नहीं होती है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा शहरियार महर हैं, हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, आपने टाइम निकाला है। ऑब्वियसली कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आवाम भी ये जानना चाहती है कि भाई हमारे लिए क्या वहाँ बात हो रही है। लगता नहीं है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि सिर्फ आगा सिराज दुरानी की खातिर सिंध असेंबली का इजलास चलता ही चला जा रहा है, उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो नैब की हिरासत से बाहर रहें, और कोई वजह नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है? उनके काफ़ी सारे लोग जिन पे केसेस चल रहे हैं, कुछ लोग अरेस्टेड हैं, कुछ लोग बेल्स में हैं, तो उन्होंने काफ़ी दिन पहले से ही सेशन शुरू कर दिया था कि ड्यूरिंग सेशन अरेस्ट हो या फिर
ऐसे मौके पे हो कि हम उनको कंडेम कर सकें। असेंबली को देखें, काफ़ी अरसे से एक ज़ाती मफाद के लिए यूज़ किया जा रहा है जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है। असेंबली अपना काम और सूबे का काम करती है, लेकिन हुकूमती पार्टी का काम ज़्यादा करती है। तो जब भी उनको कोई तकलीफ़ होती है तो वो असेंबली का फोरम यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये सेशन चलाया जा रहा है। एक तो ये है कि जो अरेस्टेड लोग हैं उनको कुछ रिलीफ मिले, फिर जो नए अरेस्ट्स हों, जैसे जाम खान शोरों पे अटैम्प्ट हुआ, एक दो और मेंबर्स हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं, कोई 5-6 मेंबर्स हैं जिन्होंने बेल ली हुई है। तो तशवीश तो एक है कि काफ़ी सारे लोगों के अरेस्ट्स भी होने हैं और ये केसेस चलने हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक अपनी तरफ से निकाल दिया है प्रोसीजर के जी हम सेशन ही बंद नहीं करेंगे कि अच्छा, महर साहब ये फरमाइएगा कि अब सिंध असेंबली का इजलास अगर जारी रखना ही है तो कम से कम मेंबरान एक दूसरे के साथ तहम्मुल से बैठने पर तो राजी हों। इसका हल क्या सलूशन नज़र आ रहा है आपको? देखिए, उसका हल ये है कि असेंबली कायदे कानून के मुताबिक चले। सबसे पहले असेंबली की जो बेसिक कमिटीज़ होती हैं, जैसे स्टीयरिंग कमेटी हो गई, प्रिविलेज कमेटी हो गई, वो नहीं बनाते ये लोग, और ये इनकी शुरू से आदत रही है। 2013 वाली असेंबली में भी इन्होंने नहीं बनाई, 2008 में बनी थी लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, कुछ हद तक काम होती थी। जब आपकी स्टीयरिंग कमेटी होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी तो वो बैठ के अपोजिशन के मेंबर्स, पार्लियामेंट्री लीडर्स और गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स और उनके चीफ व्हिप या जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करे वो बैठते हैं और वो प्लान एक चॉक आउट करते हैं कि जी ये देखें हम ये चीज़ें इस असेंबली में ड्यूरिंग दिस सेशन लाना चाह रहे हैं, इस पे आप किसी पे एग्री करें, किसी पे डिसएग्री करें। लेकिन उसमें होता यह है कि आप 60-70% एग्री कर जाते हैं चीज़ों पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें असेंबली में वो होती हैं जो सूबे के फ़ायदे की होती हैं, तो उस पर अपोजिशन को कोई एतराज़ नहीं होगा, गवर्नमेंट भी लाए तो हम ये चाहते हैं। लेकिन एक अजीब असेंबली है हमारी जहाँ पे कोई कायदा कानून फॉलो करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार महर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लेट्स सी कि कितने दिन एक्चुअली और ये चलता है सिंध असेंबली का सेशन। और जनाब अब हमने मेहमान बुलाए हुए हैं, लेकिन हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ा नाम कमाया है, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़ी मेहनत की है, ज़ीरो से शुरू कर फिर कहाँ पे पहुँचे। और 1976 में फ्रांस गए और उस वक्त फ्रांसीसी फैशन इंडस्ट्री का दुनिया में चर्चा था, हमेशा से ही रहा है। और महमूद भट्टी साहब ने भी वहाँ किस्मत आजमाई और बहुत नाम कमाया। और फिर उन्होंने लाहौर में एक अस्पताल भी बनाया जिसके बारे में सभी जानते हैं, नेशनल हॉस्पिटल DHA में जो वाक़ है। वो और उनकी अहलिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज से। महमूद भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम यू वर हियर तो आप हमारे साथ थे कराची स्टूडियो में, अब आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम लाहौर। तो लगता है अब आपका ज़रा पाकिस्तान ज़रा ज़्यादा आना जाना रहता है देन बिफोर बिकॉज ऑफ योर हॉस्पिटल। कर्जे लेकर एक सब्सिडी आर्टिफिशियल आगे आप तो मैं आता रहता हूँ, एवरी मंथ एवरी 2 मंथ्स में आता रहता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन बीच में कहीं गायब से हो गए थे आप, तो उसकी क्या वजह बनी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं गायब हो गया तो आपको पता है उसकी वजह क्या हुई थी? क्योंकि मुझे जाना पड़ गया था यहाँ पे, मुझे कुछ शौक हुआ था इसलिए फिर मैं चले गया। नहीं, क्या हुआ था भट्टी साहब एग्जैक्टली, हम आपसे यही जानना चाहते हैं क्योंकि वो वीडियो तो हमने देखी तो बड़ी वायरल हुई, हम आपका वर्जन लेना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपकी साइड ऑफ द स्टोरी किसी ने कभी सुनी नहीं, तो लिहाजा दिस इज योर, आप बताएं जरा हुआ क्या था। हाँ भट्टी साहब प्लीज कैमरा में देखिएगा। ये मैं फर्स्ट इंटरव्यू दे रहा हूँ। हुआ क्या, बस मुझे समझ नहीं आ रही थी, एक आदमी मतलब इतना पढ़ा लिखा और इतनी बड़ी उसकी पोस्ट हो और आदमी आके मतलब कोई बदतमीज़ी कर रहा है मेरे साथ, और मेरे साथ वो मुझे बता रहा है मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं, चीज़ें कैसे करनी है, ये चीज़ें कैसे हैं। फिर FIA ने मुझे पकड़ के वहाँ पे ले गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्यों रहा है ये मेरे साथ ये इतनी बदतमीज़ी, एक इतनी बड़ी पोस्ट पे आदमी बैठ के, इतना पढ़ा लिखा आदमी बैठ के बदतमीज़ी क्यों कर रहा था मेरे साथ। नहीं भट्टी साहब, आपको ये क्यों नहीं समझ आ रहा था कि आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे जाहिर है जो मरीज एडमिट थे उन्होंने शिकायत की थी, और ये कपड़े पहनना ना पहनने वाला क्या मामला हुआ था, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता ये। और FIA एहलकारों का रवैया, वो सलूक कैसा रहा फिर आपके साथ?
नहीं वो उधर थे, क्योंकि वो जो आदमी आर्डर दे रहे थे उन्होंने, मुझे तो पता नहीं था ये कौन साहब आए, ये कौन साहब मेरे साथ बात कर रहे हैं। वो तो फिर उन्होंने पुलिस वाले ने मैंने पूछा ये कौन आदमी, उन्होंने बताया ये कौन आदमी है, ठीक है। तो जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया, मुझे घेरे में लेके मुझे अदालत में ले गए, और मरीज़ उधर थे, सब चीज़ें उधर थी। उधर तो काम सही हो रहा है, ठीक है ना। अगर काम गलत हो रहा है तो आदमी आके उसको बंद कर देता है, ठीक है ना। अगर तो आदमी बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आ जाए, तो इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे आके तो वो ये चीज़ों को चेक कर रहा है, जाके अपने जो दफ्तर है उनको जाके चेक कर रहे हैं ना। अच्छा भट्टी साहब ये बताइए, वो तो चले एक इंसिडेंट था जिसमें वो आए और जिसकी वीडियो हमने देखी थी, लेकिन एक और इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक खातून जो है वो अपनी बच्ची को लेकर कुछ इल्ज़ाम तराशी लगा रही है और उनको कुछ शिकायत थी। इसके बारे में अगर कोई कॉमेंट आप करना चाहें तो उसके बाद हम फैशन ट्रेंड्स पे भी आपसे मुख्तसर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, उसके बारे में मैं बात करूँगा। वो लड़की वहाँ पे आई थी, मेरा कि 5 घंटे वहाँ पे रही थी। उसकी मदर ने आके फिर माफ़ी भी मांगी थी वहाँ पे आके। अच्छा। मैं तो उधर नहीं था, वो जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको शटअप कहा था। मैंने उसकी माफ़ी मांगी थी क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, फिर वो लड़की ने आके माफ़ी मांगी, मैंने गलती की है, मैं अपसेट थी, मैंने शॉट डाला था, ये किया था। हमने उस पर केस भी किया हुआ है उस लड़की पे। चले हो जाता है भट्टी साहब, ये भी ज़रूर बताइएगा, ऑब्वियसली आप पूरी ज़िंदगी आपने जो है वो फ्रांस में गुजारी, बड़ा नाम कमाया, पैसा भी कमाया, जो कि विद अ गुड विजन आपने ये सोचा कि मैं वापस अपने मुल्क जाके लगाऊंगा। सो यू सेट अप दिस हॉस्पिटल इन लाहौर। अब ओवर द ईयर्स और इतना कुछ होने के बाद, ख़ासतौर पे ये वीडियोस वगैरह वायरल होना, आपको लगा कि आप जो अचीव करने आए थे वो अचीव आपने कर लिया, अच्छे दिल से, साफ दिल से आपने अचीव कर लिया? नहीं पता, मेरा खून तो पाकिस्तान नहीं है ना, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना अपने मुल्क में आके चीज़ें करूं। लेकिन जो लोग आके किसी की बेइज्जती करते हैं, आप देखें ना, दूसरे जो उस अदालत में आए हैं वो उसके सारे फैसले ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलें मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब दुनिया आपको फैशन डिज़ाइनर की हैसियत से भी जानती है, तो हम उस पर ज़रा मुख्तसर बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि आपने पूरी दुनिया में तो नाम कमाया, यहाँ जो फैशन वीक्स होते हैं या डिफरेंट शोज़ होते हैं, आप अपनी कलेक्शन, हम बड़ा अरसा हुआ हमने नहीं देखा, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैंने कभी आपकी कलेक्शन इस तरह पाकिस्तानी फैशन शोज़ की रैंप पर नहीं देखी। व्हाई इज़ दैट सो? हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है, क्योंकि मैंने पहले पाकिस्तान में, आपको पता है ना, सारे फैशन मैं ही लेके आया था। अच्छा। शो मैंने शुरू करवाए थे, लाहौर वाला स्कूल यूनिवर्सिटी जो मैंने बनवाई जी थी, बिल्कुल, ठीक है ना। मुझे उसके चक्कर में मुझे सारे इम्तियाज़ मिल चुके हैं। मैंने पाकिस्तान में ये फैशन वीक सब चीज़ें शुरू करा के फिर मैं पीछे हो गया था। इसलिए मैं पीछे हो गया कि अब माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, अब वो चीज़ें कर रहे हैं, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जब फर्स्ट टाइम उनको मेरी ज़रूरत थी, मैंने अपने मुल्क के लिए सब चीज़ें की और मैं करके पीछे हो गया। अच्छा, आप भट्टी साहब आएँ कि ऑब्वियसली अब आप आज पाकिस्तानी फ़ैशन को देखते हैं और फ्यूजन इतनी हो चुकी है, पाकिस्तानी फ़ैशन कभी कभार पाकिस्तानी लगता ही नहीं है, बाहर के मुल्कों का लगता है। तो आपको लगता है कि वी आर एट पार विद द वर्ल्ड, कि दुनिया जिस तरह फ़ैशन की दुनिया जहाँ जा रही है, पाकिस्तानी बिल्कुल उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? आपको ऐसी फीलिंग होती है? अगर मैं आपको ट्रू बताऊं, अभी वो पाकिस्तान का ये फैशन का, आपको पता ना, दुनिया में इतनी टर्नओवर है, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़े बड़े जो ब्रांड है उनके पाकिस्तान के 15 गुना 20 गुना बजट से ज़्यादा उनके टर्नओवर है। ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, जिनको चाहिए ये एक दूसरे को कॉपी ना करें, कॉपी राइट्स बनने चाहिए और खूबसूरत फैशन होने चाहिए, एक दूसरे को कॉपी ना करें, अपने जहन से, अपने इंटेलिजेंट तरीक़ों से ये फैशन लेके आए, क्रिएटिविटी ज़रूर आनी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, ये जॉर्जिया को आपने कुछ उर्दू वगैरह सिखाई? आप समझ लेती हैं, बोल लेती हैं? आप इससे पूछे, थोड़ा पूछ लें खाना क्या कहते हैं, ये बता देंगे आपको। जॉर्जिया भट्टी, मिसेस भट्टी हमारे साथ हैं। जॉर्जिया, हाउ आर यू डूइंग? सो हैव you know learned some Urdu, or have you got your hands on with some Pakistani culture as well or not? Rien. Il te demande qu'est-ce qui te parle Urdu. I don't speak Urdu yet. Yeah. I learn. You're learning. You're still in the learning process. वो कह रही है उर्दू लर्निंग हो रही है। हाँ ठीक है, लर्निंग हो रही है। तो भट्टी साहब आप इस उम्र में भी ज़रा ज़्यादा मेहनत करें ना, काफ़ी अर्सा हो गया अब तो।
बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर जॉइनिंग अस। आकिफ राज हमारे साथ मौजूद हैं। आकिफ से तो हम तो पूछना ही शुरू हो गए कि भाई शार्क मिली, कितनी बड़ी मिली, इन्होंने बहुत मतलब उस वक्त से हमने इनसे 36 सवाल वैसे कर लिए हैं। आकिफ, दैट इज अमेजिंग बाय द वे। तो आप जल्दी से बताएं कि आप ये फ्री डाइविंग कर रहे हैं और कितना डीप आप जाते हैं? मैं एक फ्री डाइवर हूँ और मैं 80 to 120 फीट तक विदाउट ऑक्सीजन के जाते हैं। और ये टाइम भी अभी बता रहे थे आप जाफर को भी कि 3-3.5 मिनट का तकरीबन टाइम है। ब्रीथ आउट करता हूं। आप अपनी सांस रोक सकते हैं 3.5 मिनट तक। ये कितने अरसे में यहाँ तक पहुँचता है बंदा? कितने अरसे की ट्रेनिंग है आपकी इस एक्सपर्टीज के पीछे? अब मेरा जो ड्यूरेशन इस पे है वो 5 से 6 साल का है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है फ्री डाइविंग का। स्कूबा डाइविंग से बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन फ्री डाइविंग में कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, तो अब खुद ही सीखा यूट्यूब से। कैसे आपने, अच्छा यूट्यूब वगैरह से आपने वो कोर्स, मतलब जो भी वो सिखा रहे होते हैं, तो जरा बताएं कि नीचे अंडर वाटर लाइफ के बारे में तो बताएं फॉर पीपल लाइक अस जो कि बिल्कुल सोच नहीं सकते। हमारे पास क्या शार्क्स वगैरह मछलियां इस टाइप की भी हैं? मैम हमारे पास वो शार्क्स हैं और वो मैरीन लाइफ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेंटा रेज, डॉल्फिन, वेल्स, शार्क्स, बैराकूडा, ग्रुपर्स, एवरीथिंग हमारे पास सब कुछ है माशाल्लाह। आपने वेल्स देखी हैं पाकिस्तान? जी वेल्स हमारे पास बहुत है माशाल्लाह। तो जब आप कोई ऐसी, आप जब अंडर वाटर होते हैं, कोई ऐसी मछली अगर आप देखें जो आपने पहले ना देखी हो, तो फिर आप आके उसको गूगल करते हैं, मतलब आपको पता चलता है फिर वो क्या है? जी ऐसे एक्चुअली आपको भी पता होगा कि समंदर जो है अभी तक इंसानों ने सिर्फ 3% देखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जो इससे पहले मैंने तो कभी नहीं देखी होती। ऐसा डेली होता है, कुछ ना कुछ नया सामने आता रहता है। तो ये पैशन वैसे बाय द वे आया कहाँ से कि बस अभी करना है तो बाकी चीजें छोड़ के हम इसके साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि एक तो होता है ना कि आपकी सराउंडिंग वो हो कि आप किसी आइलैंड पे अपने जिंदगी गुजारी हो, रह रहे हो, आप किसी मछेरों की बस्ती में तो नहीं रहते थे, रहते क्या 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 सिलसिला था? वहाँ तक पहुँचना भी तो एक टास्क होता। अब मुझे शौक था स्विमिंग का, मेरे फादर होते हैं KPT पे, तो समंदर पे उनके साथ काफ़ी आना जाना था, तो एडवेंचर का बचपन से शौक था। तो पहली बार जब देखा एक लोकल दोस्त को, जो मुबारक विलेज आपने नाम सुना होगा जी बिल्कुल, तो जब उनसे कहा कि मुझे भी सिखाएं, तो उनके पास प्रैक्टिकली तो वो डाइवर्स हैं लेकिन थ्योरी कुछ नहीं थी। तो वो आपको कुछ बता नहीं सकते। तो फिर यूट्यूब है, कुछ इंस्ट्रक्टर ढूंढे, तो पाकिस्तान में तो कोई इंस्ट्रक्टर है नहीं फ्री डाइविंग का। स्कूबा डाइविंग का है बट हम फ्री डाइवर्स हैं, तो फिर गूगल से और यूट्यूब से। अच्छा, फ्री डाइविंग में मतलब एक इंसान अपनी मैस्कुलिनिटी या कोई वो दिखाने के लिए भी फ्री डाइविंग, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा ऑफ है। अदरवाइज लोग ऑक्सीजन पहनते हैं, एक इमरजेंसी गियर होता है आपके साथ। फ्री डाइविंग का तो मतलब है कि लिटरली विदाउट एनीथिंग, बस अल्लाह के आसरे पे, वैसे तो हर चीज अल्लाह के आसरे पे, आप कूद जाए। फ्री डाइव, फ्री योर सोल। जब आप डाइव करते हैं फ्री डाइविंग, तो ऐसा लगता है जैसे उसके अल्फाज नहीं है जो आप फील करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। और वो लाइफ, जिस तरह बबलर्स कहते हैं हम स्कूबा डाइवर्स को, क्योंकि जब वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को तो बबल्स बनते हैं बहुत सारे। तो जो मैरीन लाइफ जो आप देखना चाहते हैं वो आपके पास नहीं आती, हमेशा आपसे डर के दूर रहती है, क्योंकि बबल्स बन रहे होते हैं। बबल्स के साउंड की वजह से। लेकिन एक फ्री डाइवर साइलेंट किलर होता है, साइलेंट डाइवर होता है, तो मैरीन लाइफ बहुत पास आती है और बहुत अमेजिंग है। आप जो है ना उसको देख सकते हैं। जबरदस्त सिखाते हैं आप लोगों को ये करना। जबरदस्त मछलियों का शिकार वगैरह भी करते हैं? जी मैं स्पीयर फिशिंग करता हूँ। कमाल हो गया। मतलब ये भी बिल्कुल एक्वामैन वाली हरकतें हैं, मतलब ये हमने जो देखी हुई है मूवीज में। अच्छा ये जल्दी से बताइएगा कि सबसे बड़ी मछली आपने कोई बड़ी अजीबोगरीब क्या देखी है? मैंने जी लास्ट फिश पकड़ी है 52 kg का ग्रुपर एक रॉक फिश होती है और बहुत ही क्लास के अंदर अपर क्लास पे आती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। तो लास्टली मैंने 54 kg का लास्ट मंथ में। क्या कहलाती है? ग्रुपर। लोकल जबान में दोबारा बता। घिसर कहलाती है। अच्छी मजेदार होती है। जी जी, ये एक टेबल फिश में सबसे नंबर 1 होती है। टेबल फिश में नंबर 1 है। अच्छा आपसे जो हम बातें सुन रहे हैं, इतने ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, मैंने सीखना है, सीखना है, सबने सीखना है। कहाँ सीखना? हाँ, ये कहाँ हम सीख सकते हैं? कोई भी इंसान ये सीख सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टूल नहीं चाहिए। जो अल्लाह ने आपको दिया आप उसी से जो है आप सिखा रहे हैं। जी जी मैं सिखा रहा हूँ। तो एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है जीरो टू हीरो। तो कोई भी शख्स जिसको स्विमिंग भी नहीं आती, विद इन 7 डेज के अंदर वो डाइवर बन के 30 to 40 फीट पे डाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। ब्रिलियंट। जीरो टू हीरो, मतलब ऑनेस्टली जो काम ये कर सकते हैं लोग जो पानी के अंदर चले जाएं और इतना डीप एंड एवरीथिंग, वो तो हीरो तो बात बनती है। तो विच मेक्स अस जीरोस एट द मोमेंट?
Apparently the hero is sitting right next exactly, to us. हीरो यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़े से जीरो साथ हैं। अच्छा, ग्रुप पर हम आपको वैसे ऑन द स्क्रीन देखते। कोई ऐसा लास्ट बात, कोई ऐसा इंसिडेंट अंडर वाटर हुआ हो दैट, क्योंकि आप तो बड़े यूज्ड हुए, कोई चीज़ आपको डरा तो सकती नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बड़ा ही चौंका दिया हो कि भाई ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा डरा दिया हो? जी, ये लास्ट मंथ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फील हुआ कि मेरे फिन्स और मेरी टांगों में कुछ ऐसा है जो मुझे फील हो रहा है, लेकिन देखने पे कुछ नज़र नहीं आता है। काफ़ी मैं डर गया। बहुत कोशिशों के बाद मैंने देखा वो एक स्नैक्स है, 5 to 6 फीट उसकी लाइन थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। पानी के अंदर ट्रांसपेरेंट वो सांप है, तो उसमें ना कोई वैन है ना कोई ब्लड है, ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत गौर से देखने पे आपको एक बारीक सी आई नजर आती है उसकी, जिससे आपको पता चलता है कि कुछ ऐसा है जो गिलास की तरह है, जो आपके पैर के ऊपर लिपटा हुआ था। तो आप ऊपर आए फौरन ही आपने वहीं? फिर मैं ऊपर आया, फिर मैंने बोटमैन से कहा कि कुछ ऐसा है जो मेरी टांग पे देखो। तो जब मैं उसको टच करता हूँ, फील करता हूँ, तो मुझे फील होता है कि कुछ है, लेकिन देखने पे आपको वो कुछ नजर नहीं आता। ओह माय गॉड, इस तरह जेलीफिशेस हैं, कुछ जेलीफिशेस हैं जो नॉर्मली आपको नजर नहीं आती, लेकिन टच होती हैं तो आपको पता चलता है। किसी चीज ने काटा इस तरह से कुछ? जी हाँ, जेलीफिशेस अक्सर अटैक करती हैं। ब्लू बॉटल्स जो आप देखते हैं साइलों पे लोगों को स्टिंग करती हैं। आके बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड बाय फार द मोस्ट डिफरेंट थिंग। हमारे पास बड़े लोग आते रहते हैं, गेस्ट वगैरह, लेकिन ये बड़ी मुख्तलिफ चीज है जो आप करते हैं। पहले हम मिले नहीं, लेवल जो है ना इंटरव्यू करते हुए। थैंक यू सो मच। तो लिहाजा अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं और जीरो टू हीरो बनना चाहते हैं, तो देन यू नो वेयर टू गो। अच्छा जी, नेक्स्ट अप वी हैव आबदी साहब विद अस एंड ही इज वेटिंग फॉर अस। इट इज फ्राइडे और आबदी साहब इज वेटिंग फॉर अस। आबदी साहब बताइएगा, वफाकी निज़ामत तालीम ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम जो तालीमी इदारे हैं, इनमें असातिज़ा की भर्ती और तकर्री से मुताल्लिक नए रूल्स हैं जिनकी मंजूरी दे दी है। तो तालीमी इदारों में अब असातिज़ा की कम अज़ कम तालीम MA मुकर्रर की गई है। आप समझते हैं कि इससे बेहतर होगा हमारा स्टैंडर्ड? हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि हम उसको ट्रांसपेरेंट करें उनकी अपॉइंटमेंट को, फिर उसके बाद हम आएँ कि हाँ मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हर क्लास के लिए एक ख़ास एजुकेशन मिनिमम होनी चाहिए, चाहे वो 4 साल का B.Ed है या वो 16 साल की मास्टर्स की क्वालिफ़िकेशन है, डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। फिर अगर एजुकेशन मैनेजमेंट की क्वालिफ़िकेशंस भी हैं, ताकि इदारे को भी चलाना है, स्कूल की मैनेजमेंट भी करनी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो सबसे पहले होगी वो ये होगी कि क्या वो अपना करियर बनाना चाहते हैं एजुकेशन के अंदर, और फिर जब उनका इंटरव्यू हो तो ये चीज़ों को देखा जाए कि क्या उसके अंदर एक टीचर के जरासीम मौजूद हैं, उसे पढ़ाने का शौक़ है, वो अपना करियर बनाना चाहता है या जॉबलेस को जॉब दे रहे हैं। अच्छा, आपको ये बताएं कि खाना यानी फूड सिर्फ टेस्ट में नहीं, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब खाने की टेबल किसी खाने पे गए हो तो पहली चीज़ आपकी आंखें फीस्ट करती हैं, आंखें पहले खाती हैं और फिर उसके बाद आप जायका चखते हैं उस खाने का। और ये काम जाहिर है ज़बरदस्त किस्म के कुकिंग एक्सपर्ट्स या शेफ़ी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे होम कुक्स भी हैं जो मुख्तलिफ खाना बनाने की रेसिपीज़ को सबके लिए आसान बना रहे हैं। और ऐसी ही एक कुक जो कि बहुत जल्द बहुत कम वक्त में इंटरनेट सेंसेशन बन गई, वो है नताशा कजलबाश। और उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ब्लॉग है, इफ नैट कैन कुक। सो नैट अपैरेंटली कैन कुक एंड शी इज जॉइनिंग अस टुडे। नताशा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हाँ जी, नाउ वी कैन सी यू नताशा। तो नताशा, ये मतलब फ्रॉम नॉट कुकिंग एट ऑल टू एक्चुअली बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, ये किस तरह ये जर्नी हुआ? ब्लॉगर I could not cook, Homa. I just could not even boil an egg. और अम्मी ने कभी कहा नहीं था कि शादी से पहले आपको कुकिंग सीखना होगा क्योंकि आप because you're a girl. It was never like that in my house. But because मुझे खाने का बहुत शौक था, और जब बच्चे पैदा हुए और when I put my career on hold, मैं जब घर पे थी then obviously कुछ करने का नहीं था. So then I started cooking and thank God लोगों को पसंद आया, और फिर मैंने उसकी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी फेसबुक पे और शेयर करना शुरू किया आउट ऑफ बोर्डम। एंड उसके बाद लोगों ने कहा कि अगर आप रेसिपी भेज दें, और जब बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा और मैं उनको इंडिविजुअली नहीं भेज सकी, तो फिर मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया
and I've gotten quite a few followers in less than 1 year. बिल्कुल, ये बता दीजिए कि नताशा कि खाना तो सभी पकाते हैं घर में, तमामी ख़वातीन ज़ाहिर पका रही होती हैं, लेकिन वो खाना इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना आपका खाना हमें तस्वीरों में लग रहा है। तो वर यू ऑलवेज इनटू एस्थेटिक्स के खाना बड़ा खूबसूरत नज़र आना चाहिए, या प्रॉपरली किसी शेफ़ को फॉलो करते हुए भाई मैं तो ये बनाऊंगी और ये ऐसा ही दिखेगा? क्योंकि यूजुअली घरों में इतना एहतमाम खाना बनाने का होता नहीं है। हाँ भी सालन बना लिया, सब्जी बना ली, बस वो बना ली, सबने खा भी लिया। तो जिस चीज़ में बना रहे हो पैन उसी में से डाल लिया जाता है। अब्दुल्ला, I don't know if you remember or not, but मैं भी मीडिया में होती थी और मैं भी कैमरे के पीछे होती थी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, एस्थेटिक्स है। मेरी बहन भी, शी इज़ अ वीजे अनुशे ऑन टीवी, सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें तस्वीरें खींचना, मूवीज़ बनाना, वी ऑलरेडी न्यू हाउ टू डू दैट। सो इट्स अनफेयर टू से कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे आता था, मुझे तस्वीरें खींचनी आती थी। मेरी बेटी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, who went to Parsons in New York to become a photographer, so I have an idea how to make pictures look good as well, but that doesn't mean कि मेरा खाना अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है। अच्छा, डेफिनेटली वो जो हमें नज़र आ रहा है आई एम श्योर बहुत अच्छा है। नताशा, ये बताइएगा कि फ्रॉम नॉट कुकिंग टू बीइंग इन होम कुक, अब ऑब्वियसली जिस लेवल पे अब आप कर रही हैं, बिकॉज आप पोस्ट करती भी रहती हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि आप बनाती भी रहती हैं खाना, तो इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है, मतलब इट इज़ अ वर्क ऑफ पैशन। और मजबूरी में खाना बनाना एक चीज़ होती है जो लोगों को बनानी पड़ती है, हर रोज़ जो बनाते हैं मतलब वो ज़रा मजबूरी हो जाती है, और फिर खुशी से बनाना, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड कुकिंग, तो आप उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। आई सो अग्री विथ यू, जब आपको कोई चीज़ बनानी पड़ती है तब आपका दिल नहीं चाहता है। सो आई बीन लकी दैट आई डोंट रियली हैव टू कुक एवरी डे, बट आई लव फूड एंड पूरी रात मैं सोने से पहले इंस्टाग्राम पे लोगों की स्टोरीज़ देखती हूँ, IGTV इंस्पायर होती हूँ, पाकिस्तानी शेफ्स को देखती हूँ, जुबैदा आपा को देखती थी, तो नाउ इट्स बिकम सच अ पैशन कि सोने से पहले मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि कल मैं क्या बनाऊंगी, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। एक्सीलेंट। तो हर शेफ की एक स्पेशलिटी होती है, बस जाते जाते हमें बता दें कि आपकी क्या खुसूसी डिश है जो सब आपसे फरमाइश करते हैं? आई थिंक इट हैज़ टू बी प्रॉन बिरयानी। जब भी मैं बनाती हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। इट्स वेरी इजी, आप लोग प्लीज़ मेरे पेज पे जाके चेक करें, इट्स रियली इजी। और आप लोग हम आपके पेज पे तो वो रेसिपी कॉपी एज इन ट्राई करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कभी आपके हाथ की बनी हुई बात तो वो हो ना कि आप हमें खिलाएं, हम पता नहीं क्या बनाएंगे, शायद आपके टाइप की हो ना। बट नताशा, थैंक यू सो मच। आई हैव टू कम टू कराची फॉर दैट। यू आर मोस्ट वेलकम, वरना हम आ जाएंगे इस्लामाबाद। ओके नताशा, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। सॉरी, अच्छा आपने ज्वाइन किया है। और खाने जो खाते हैं लोग और खाना जो पकाते हैं लोग, वो हमें बहुत पसंद है। हमें ऑलरेडी ना एक वो एसोसिएशन हो जाती है उनके साथ। अच्छा जी, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, वक्त का मुकाबला। सख्त हाल या दिनों में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात बताते हैं कि खतरा फिर से सर उठा रहा है। जितनी जल्दी हो सके नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल करना होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मकरान कोस्टल हाईवे पर नामालूम मुल्जिमान ने मुसाफिर बसों से 15 अफराद को उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया, जिनमें पाक बहरिया के एहलकार भी शामिल हैं। इसके अलावा 12 अप्रैल को कोयटा के इलाके हजार गंजी में धमाके से 20 अफराद शहीद हुए थे, जिनमें अक्सरियत हजारा बिरादरी की थी। फिक्र करने वाले मौजूद हैं, अलबत्ता ये एतराज़ अपनी जगह पर रहेगा कि इसको और तेज़ी से नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं समझता हूँ उस बात के अंदर बड़ी अहमियत है कि इसके अंदर हुकूमत चौकन्ना रहे। नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन नंबर 1। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस पर रद्द अमल में कहा कि बलूचिस्तान में बैरूनी क़ुव्वतें मुलव्विस हैं। कोई शक व शुबा नहीं है कि पीछे कौन से हाथ हो सकते हैं। कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं, जो यहाँ फ़िरका वारियत को हवा देना चाहती हैं, जो यहाँ एक इंतशार करना चाहती हैं। हमें उन क़ुव्वतों को समझना है और मिलकर बहसियत कौम के उनके आज़ाइम को नाकाम करना। बलोचिस्तान के वज़ीर इत्तलात ज़हूर बुलेदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बुलेदी साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़हूर साहब, हालिया वाक़यात के बाद बलोचिस्तान हुकूमत क्या आने वाले दिनों में कुछ खुसूसी इक़दामात करने का सोच रही है या कर रही है? सिक्योरिटी बढ़ाएं, क्या करें कि हालात कुछ बेहतर हों? देखें, जब ये वाक़या हुआ है तो इस पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ से मीटिंग की है
और हमारी कोशिश ये होगी कि जी हम जो हैं लेवीज़ की कैपेसिटी बढ़ाएं, पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाएं और जो बाकी जो मेरा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो बलूचिस्तान के डिस्पोजल पे हैं उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर डिप्लॉय कर दें और खुसूसी इक़दाम करें। और इंशाअल्लाह ताला जब ये इक़दाम होंगे तो मज़ीद बेहतरी आएगी। बलूचिस्तान में कोई 400 के करीब थाने हैं अभी तक इनकम्प्लीट हैं, तो वज़ीर आला साहब ने जो है उनको हिदायत की कि वो थानों को कंप्लीट करें और जो गश्त वाला उसको भी बेहतर बनाएं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ज़हूर बुलेदी हमसे बात कर रहे थे। दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे और इंशाल्लाह वील सी यू ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।